नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम आपके लिए क्लास 12th की फ़िज़िक्स का वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम आपको करा चुके हैं उसके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड करके पढ़े हुए हैं। आज जो पहला चैप्टर चल रहा था उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उनको आज इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं फिनिश करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी फिज़िक्स है दोस्तों, ठीक है ना, क्लास 12th की। जिसमें पार्ट 1 चल रहा था, फर्स्ट लेसन चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप। दोस्तों हमने कूलॉम का नियम बताया, तो कितना होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये हमारा कूलॉम का नियम होता है। इसका हमने न्यूटन डेरिवेशन आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन आज हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप। क्या होता है इसका सदिश रूप, समझेंगे, ठीक है ना। देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लिया हमने, उस पर Q1 आवेश स्थित है। यहाँ पर एक दूसरा बिंदु ले लिया, उस पर Q2 आवेश स्थित है। अब इनको हम, यह हमारा मूल बिंदु होगा O, इसको हम मिला देंगे दोस्तों। ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया, ठीक है ना। जो मूल बिंदु से Q1 की दूरी है वो R1 है। मूल बिंदु से Q2 आवेश जहाँ पर स्थित है उसकी जो दूरी है वो R2 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम ये हमारा R12 होगा, R12 कहेंगे इसको हम, ठीक है ना। और इसको R21 कहेंगे, R21, चाहो वेक्टर लगा दो। इसको कहेंगे आवेश Q1 की स्थिति, बल लगाए ना दोस्तों, आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। यहाँ कहेंगे आवेश Q2 की स्थिति, 2 पहले आ रहा है, Q1 के सापेक्ष। किसके? Q1 के सापेक्ष। अब क्या होगा दोस्तों, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। अब दो आवेश है तो दो आवेशों के बीच में क्या होगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे, तो इस पर एक बल लगेगा, इसको कहेंगे F12। F12 का मतलब हो गया Q1 पर Q2 आवेश के कारण बल। एक बल इस पर लगेगा, इसको F21 कहेंगे। Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, R12 हो गया, ये R21 हो गया। R12 का मतलब क्या है, Q1 के सापेक्ष, Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष। Q1 की स्थिति 1 पहले है, 1 की स्थिति 2 के सापेक्ष। 2 है तो 2 की स्थिति 1 के सापेक्ष। F12 है तो 1 पर बल 2 के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, या कहेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। आइए दोस्तों, तो इसका अब हम डेरिवेशन करेंगे, कैसे है समझेंगे। तो देखो दोस्तों, हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे F12 बराबर, हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का मतलब इस पर वेक्टर लगेगा, सदिश बनाएंगे इसको। क्या होता है कि Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये हमारा
कूलाम का नियम होता था जिसमें के का मान क्या कहते थे, प्रयोग के आधार पर 1/4πε0 होता है। अगर इसको ना कह करके के कह दें तब भी ये कूलाम का नियम है दोस्तों, आपने डेरिवेशन में समझा है, ठीक है ना। और इसमें लगा देंगे R12 यूनिट वेक्टर। इस R12 यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है इसको समझो। इसका अब जो यूनिट वेक्टर होगा नाम से पता चल रहा है, इसको कहेंगे हिंदी अनुवाद यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, यानी एक ऐसा सदिश जिसका मान 1 होगा वो एकांक सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका अपना मान 1 होता है, ये किसी भी वैल्यू को ना बढ़ाता है ना घटाता है, केवल इसका मान ये, इसका मतलब ये होता है कि ये केवल और केवल दिशा का ज्ञान कराता है। क्या कराता है? दिशा का ज्ञान कराता है। क्या कह रहा है कि 2 के कारण 1 पर बल है, दिशा क्या हो गई 2 से 1 की ओर। Q2 हमारा आवेश ये है, यहाँ से जो बल लगा है वो ये रहा F12 है। अब इस आवेश के कारण ये जो बल लगा है वो ये है F21, 2 पर है किसके? 1 के सापेक्ष या 1 के कारण, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो R12 का मतलब क्या समझे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर R12 का एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है, बस और कुछ नहीं, एकांक सदिश है। और इसका मान 1 होता है, मैंने बता दिया। इसको समीकरण फर्स्ट कह लो। अब निकालेंगे F21, ये भी आएगा K Q1 Q2 बट्टे R², यहाँ आएगा F21 है तो R21 आएगा, यूनिट वेक्टर R21। ये भी क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर R21 का एकांक सदिश होगा। क्या होगा? एकांक सदिश होगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें समझने वाली बात, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बट जो एकांक सदिश R12 है वो बराबर होगा R21 के, लेकिन माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। कैसे समझो, Q2 आवेश ने Q1 आवेश पर इस दिशा में बल लगाया है, ये दिशा बता रहा है, इस दिशा में बल लगाया है, लेकिन सॉरी Q1 आवेश ने Q2 आवेश पर इस दिशा में बल लगाया है। तो एक की दिशा तो हो गई दोस्तों ऊपर की ओर और एक की दिशा हो गई नीचे की ओर, दोनों ठीक विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। ठीक विपरीत दिशा में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बोल सकते हैं इस बात को। तो यहाँ अब देखो एक ऊपर है, मान लीजिए ये हमारा R12 एकांक सदिश, ये R21 है एकांक सदिश। इस एकांक सदिश है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। अब 1 होगा तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो लेकिन विपरीत दिशा है, एक की ऊपर है एक की नीचे है ना। तो इक्वल कैसे होगा? ये इसके बराबर, इसका मान इधर की साइड है, अगर इधर लोगे तो -1 हमें इसको करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या चिन्ह यूज किया है? R21। अब इनमें से कोई एक समीकरण यूज कर लो, मैं इसी समीकरण को यूज कर रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण y इक्वेशन फर्स्ट, F12 वेक्टर इजुकल टू K Q1 Q2 बट्टे R²। अब R12 यूनिट वेक्टर R12 है, ये किसके बराबर है? R21 के, तो माइनस यूनिट वेक्टर 21। आगे हल करेंगे F12 इजुकल टू माइनस का K Q1 Q2 बट्टे R² R21। दोस्तों इधर करता हूं मैं हल। अब गौर से देखो, K Q1 Q2 बट्टे R² यूनिट वेक्टर R21, K Q1 Q2 बट्टे R² R21, ये किसका मान है? ये F21 का मान है। एक बार पुनः K है Q1 Q2 बट्टे R², Q1 Q2 बट्टे R², यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R21, ये किसके इक्वल है? F21 के इक्वल है। तो F12 ये हमारा 12 है, इधर क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह लगा हुआ है, F21, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर बल लगा रहे होंगे,
लेकिन विपरीत दिशा में। F12 लगा रहा है ऊपर की ओर, F21 लगा रहा है नीचे की ओर, बराबर आया है तो इक्वल लगा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। आइए चलते हैं इसके आगे। अब यहाँ से हम एक चीज़ और दे सकते हैं, अतः कूलाम नियम जो कूलाम यहाँ से हमें दिख रहा है F12 इजुकल टू माइनस का F21 क्या है? गति के तृतीय नियम, जो हमारा गति का तृतीय नियम है उसका पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। और गति का दोस्तों तृतीय नियम क्या होता है? यदि हम किसी एक वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी उतना ही दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी। अगर एक वस्तु हमारी ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, अगर ये वाली वस्तु इस वस्तु पर बल लगाएगी मान लो 10 न्यूटन का, तो ये वाली वस्तु भी इस पर बल लगाएगी 10 न्यूटन का। लेकिन ये लगाएगी इधर की साइड, ये लगाएगी इधर की साइड, दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी। ये हमारा तृतीय नियम होता है। और वही हमको देखने को मिला है कि F12 का जो भी मान होगा वो इक्वल आ रहा है F21 के, लेकिन माइनस चिन्ह है विपरीत दिशा में। बात समझ आ गई होगी आपको दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम आगे। अगला टॉपिक है हमारा इसके आगे। आइए दोस्तों इसको साफ करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। दोस्तों अब टॉपिक हमारा ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा ये हमें बताना है। तो आइए दोस्तों इसका डायग्राम बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए वैद्युत द्विध्रुव बना। तो यहाँ हमारा बिंदु A ले लिया हमने, यहाँ बिंदु B ले लिया। अब A बिंदु पर जो आवेश है वो है हमारा माइनस का Q, यहाँ पर माइनस Q आवेश स्थित है दोस्तों, यहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है ना। ये हमारा A भी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। तो A पर हमने माइनस Q आवेश लिया है, B पर हमने प्लस Q आवेश लिया है, और हमने मान लिया कि ये क्षेत्र से, कहाँ से, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, इस दिशा में है। यहाँ से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। क्या? थीटा कोण बनाते हुए रखा है।
बिंदु ए पर एक बल लगेगा F = जिसका मान होगा QE के बराबर, इस दिशा में लग रहा होगा। B पर यानी +Q आवेश एक बल लगेगा जो दोनों आपस में बराबर होंगे, इस पर भी QE लगेगा। क्या लगेगा? QE लगेगा। तो दोस्तों इस दिशा में तो हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, इस दिशा में। अब क्षेत्र की दिशा ये है, यहाँ से हमने वैद्युत द्विध्रुव को, क्षेत्र की दिशा ये है, ऐसा रखा है। AB हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, इसके बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है? 2L होती है। ये हमारी दूरी जो A से B तक की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो 2L है। ठीक है ना। आइए, हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। आइए अब इसको हम हल करते हैं। अब हम चित्र देख करके इसको लिखेंगे। माना, यहाँ से माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल जिसका मान QE है लगता है। +Q आवेश पर बल QE लगता है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर है। वैद्युत क्षेत्र की ओर है। उतना ही बल विपरीत दिशा में देखो, इस पर आवेश +Q आवेश कारण बल कितना लग रहा है? QE। -Q आवेश कारण बल कितना लग रहा है? QE। इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जबकि इसकी दिशा उसकी विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा में उतना ही बल विपरीत दिशा में -Q आवेश पर लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा भिन्न मतलब अलग भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म, अब देखो, एक बल लग रहा, बल युग्म क्या होता है? जैसे हमारी नल की टोंटी होती है, इस टाइप से होती है, उसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे, है ना, ऐसे।
तो ऐसे करके पकड़ते हैं नल की टोंटी को, तो ये हमारी उंगलियां क्या करती हैं, इस दिशा में बल लगाती हैं, इस दिशा में, है ना, ऐसे करके ऐसे। तो ये तो ऐसे खींच रही है, तो ये बल इधर दर्शा दिया। अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा ऐसे बल लगा रहा होगा इस दिशा में, ठीक है ना। तो एक बल ये हो गया, एक बल ये हो गया, कुल मिलाकर के 2 बल हो गए। तो एक और एक हो गया ना, एक जोड़ा, तो वो बल युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बल युग्म कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये बल युग्म का निर्माण हो गया, ठीक है ना। अब ये बल युग्म क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हमने वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लिया है और वैद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में लिया हुआ है। अब इस पर बल ऐसे लग रहा है, इस पर बल ऐसे लग रहा है, तो जो चीज़ ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ये है, और अब इस पे बल लग रहा है इधर को, इस पे बल लग रहा है इधर को, तो जो चीज़ ऐसे है वो कैसे आएगी, वो ऐसे होने की कोशिश करेगी, और इसी दिशा में आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो हम कहेंगे बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। हाँ दोस्तों, चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं, इसको और हल कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। लाने का प्रयास करते हैं। इसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, इसको टाउ से दर्शाएंगे दोस्तों। टाउ इक्वल टू प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ये टाउ बराबर हमारा होगा बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ठीक है ना दोस्तों। क्या लिखा, इसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण बल युग्म, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण को दोस्तों टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होती है। अब टाउ इज इक्वल टू बल कितना है, दोनों समान बल है, बस दिशा का फेर है। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। जो इधर लगा हुआ है वो QE है, इधर भी जो लगा हुआ है QE है। कोई सा भी एक बल ले लो तो हमारा QE हो गया। लंबवत जो क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी है वो ये होगी दोस्तों। जब थीटा कोण बना रहा है तो इसको लंबवत घटक लेंगे, ये हो जाएगा दूरी 2L है। लंबवत घटक इसका हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। इस बात को समझ गए होंगे। जरा गौर करो, जब कोई हमें थीटा कोण बनाते हुए मिलता है तो उसको हम 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारा होता है लंबवत घटक जो हमारा साइन में जाता है, एक होता है हमारा क्षैतिज घटक। लंबवत घटक का हो या ऊर्ध्वाधर घटक का हो, क्षैतिज घटक होता है जो हमेशा कॉस में जाता है। अब दूरी कितनी है तुम्हारे पास, ये 2L, तो ये लंबवत घटक हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा 2L cos थीटा, 2L sin थीटा लंबवत घटक, 2L cos थीटा क्षैतिज घटक। अब हमें लंबवत घटक की जरूरत है तो हमारा 2L sin थीटा हो गया। आइए दोस्तों इसको मिलाओ, लेकिन हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL। देन इसको साफ करते हैं नीचे वाले को।
इतना 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 मिलके हमारा P हो गया दोस्तों। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे दोस्तों, वेक्टर फॉर्म अर्थात सदिश रूप, तो क्या होगा, टाउ, इस पर वेक्टर लगा दो, P क्रॉस E, P क्रॉस E, क्योंकि आपने पढ़ा 11th क्लास में A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, या कहो मॉड ए मॉड बी, ठीक है ना, साइन थीटा। तो हमारे पास कितना है, पी ई साइन थीटा है। जब ए बी साइन थीटा हमारा ए क्रॉस बी के बराबर होता है तो पी ई साइन थीटा हमारा पी क्रॉस ई के बराबर होगा। ये हमारा दोस्तों वेक्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। आइए इसके आगे अब देखेंगे हम अधिकतम बल आघूर्ण और न्यूनतम बल आघूर्ण। अधिकतम हमको कब मिलेगा, बल आघूर्ण निकालने का तो फॉर्मूला हमारा ये आ गया। अब ये अधिकतम कब मिलेगा और न्यूनतम कब मिलेगा, इसकी बात करते हैं। लिखेंगे न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए। दोस्तों आपको पता है जिस समीकरण में साइन थीटा आ जाए तो उसकी वैल्यू कम से कम हमको कब मिलेगी, जब उसका मान जो थीटा है वो 0 डिग्री लो, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। और मैक्सिमम कब मिलेगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लो। तो न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए दोस्तों हमारा क्या होगा, रख देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देन जो हमारा टाउ है, अब ये टाउ नहीं रहेगा, ये टाउ मिनिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूनतम हम निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, थीटा का मान 0 लगा रहे हैं। इज इक्वल टू पी ई इंटू साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री लगाएंगे तो टाउ मिनिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 0 का मान दोस्तों 0 होता है। टाउ मिनिमम जब इन संख्याओं में गुणा 0 को करेंगे टोटल 0 आ जाएगा। ये हमारा टाउ मिनिमम हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूनतम बल आघूर्ण की कर ली, अब अधिकतम बल आघूर्ण की बात करेंगे। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो दोस्तों, दैट फॉर्मूला हमारा वही है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 डिग्री लगाओ तो ये टाउ नहीं बचेगा, फिर क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई साइन 90 का मान 1 होता है तो कितना आया, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई आ जाएगा। दोस्तों मिनिमम जो हमारा है वो 0 होगा और मैक्सिमम जो है वो पी ई होगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब इसके आगे हम देखेंगे जो हमारा बलागुण है इसकी विमा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। आइए दोस्तों अब इसकी विमा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। विमा निकालेंगे, किसकी विमा होगी दोस्तों, बलागुण की विमा होगी। बल आघूर्ण की विमा, अगर हमें विमा पूछी जाएगी तो कैसे निकालेंगे। देखो वैसे इसका नॉर्मली सूत्र होता है टाउ बराबर एफ इंटू आर, ये सूत्र होता है, क्योंकि ये हमारा जो अभी शुरू में लगाया था वो लगाया था बल गुणा टाउ बराबर बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। दूरी तो डिस्टेंस हमारी आर ही रहेगी या डी रख लो, जो भी है तो वो दूरी ना। तो बल आघूर्ण यानी टाउ की आप विमा निकालेंगे तो बल की विमा गुणा दूरी की विमा। तो बल की विमा क्या होती है, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहीं से, एम एल टी माइनस 2। दूरी की विमा क्या होती है, एल होती है,
m कैलकुलेशन करा दो, l एक यहाँ है एक यहाँ है, एक और एक गुणा में घातें जुड़ती हैं, L2 हो गया और ये T-2। तो इस प्रकार से जो बल आघूर्ण की विमा है वो ऊर्जा की विमा है, यही ऊर्जा की होती है, कार्य की होती है ml2 T-2। ठीक है ना दोस्तों, ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश होता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इसको समझेंगे। परिभाषा है इसकी, बे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक रियल में वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आइए दोस्तों अब इनके हम पढ़ेंगे गुण, क्योंकि क्वेश्चन हमारा आता है वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों को समझाइए या इनके गुणों को लिखिए। ठीक है ना, तो गुण में अब हम पढ़ेंगे इनके गुण। नंबर 1, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, मान लीजिए मैं ऐसे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लो यहाँ E1 है, तो इसकी जो दिशा होगी वो ऐसे होगी। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ E2 को, तो यहाँ जो दिशा होगी वो ये होगी। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ E2 हो गया, E3 को, तो इसकी जो दिशा होगी वो ये होगी। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ E4 को, E3 है ये E4, यहाँ पर जो दिशा होगी वो ये होगी। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, मैंने इस बिंदु को पहले लिया है, ये E1 का मान है, E1 E2 E3 E4, ठीक है ना। स्पर्श रेखा, ये मैंने स्पर्श रेखा खींची है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जिसका मतलब हो गया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस दिशा में होगा। इस बिंदु की बात करें, यहाँ वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इस दिशा में होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहाँ पर ये इस दिशा में होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को, इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे।
दूसरा पॉइंट है हमारा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका मतलब हो गया कि ये धन आवेश से तो चलेंगी और ऋण आवेश पर पहुंचेंगी। जैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे, मान लीजिए ये हमारा प्लस आवेश है, ये हमारा माइनस आवेश है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी ऐसे करके। धन से चल करके ये ऋण पर पहुंच रही होंगी। इसके अलावा ये ऐसे ऐसे, ये अब इनकी जो दिशा होगी वो धन से ऋण की ओर है। ये ऐसे जा रही है, धन से निकलकर ऋण पर पहुंच रही है, ये ऋण की ओर जा रही है, ये धन से ऋण की ओर आ रही है, तो इसका चिन्ह ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, या कहेंगे ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। ठीक है ना। ये बाहर की संरचना है इनकी, अंदर कहानी क्या होगी, ये ऋण से चल करके धन की ओर पहुंच रही होंगी। तो हमने हालांकि लिखा हुआ है समाप्त होती है, क्योंकि ये चीज़ दिखती नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, केवल केवल धन आवेश के लिए ये धन आवेश से, केवल धन आवेश, एक सेकंड, केवल धन आवेश के लिए ये धन आवेश से निकलकर अनंत तक पहुंचती हैं तथा केवल ऋण आवेश के लिए ये अनंत से चलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। क्या समझे, चित्र से समझेंगे। मान लीजिए हमारा कोई प्लस आवेश है, ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी ऐसे करके, ये जाने का निशान है, निकल करके जा रही हैं। कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी। कहाँ से, धन से। तो हमने बोला है केवल धन आवेश के लिए, ऋण के लिए नहीं, केवल धन आवेश के लिए ये धन आवेश से निकलकर अनंत तक पहुंचती हैं तथा केवल ऋण आवेश के लिए, ये हमारा ऋण आवेश हो गया, यहाँ भी बना लीजिए ऐसे करके, ये अनंत से ये अनंत तक पहुंच गई। अब अनंत से ऋण आवेश की ओर आएंगी, ये ओर आने का निशान हो गया। अनंत से चलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। दोस्तों समझ गए होंगे। आइए अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इधर हल कर लेते हैं। लिखेंगे वैद्युत बल रेखाओं की समीपता, मतलब पास पास, वैद्युत बल रेखाओं की समीपता
वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित, वैद्युत बल रेखाओं की समीपता वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहां हम देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहां से हमारी 4 रेखाएं गुजरी हैं, 1 2 3 4। वैद्युत बल रेखाओं की समीपता, समीपता मतलब पास पास, वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र है हमारा E1, क्या है E1। यहाँ 1 2 3 4 रेखाएं ली हैं, यहाँ एक कम कर लो, यहाँ हमने 3 रेखाएं ली हैं। वैद्युत क्षेत्र ले लिया हमने E2, यहाँ मैंने केवल 2 लिए हैं, और वैद्युत क्षेत्र ले लिया E3, यहाँ मैंने केवल 1 ली है, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, और वैद्युत क्षेत्र मान लिया ये E4 है। ठीक है ना। तो पॉइंट ये कहता है कि वैद्युत बल रेखाओं की समीपता मतलब पास पास होना वो अधिक शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये है यहाँ E1 का जो मान है वो अधिक होगा E2 से, और E2 का जो मान है वो अधिक होगा E3 से, E3 का जो मान है वो अधिक होगा E4 से। सबसे जो कम वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा होगा वो E4 कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इस एरिया से केवल एक बल रेखा जा रही है, जबकि E3 में हमारी 2 जा रही हैं, E2 में 3 जा रही हैं, E4 में E1 में 1 2 3 4 रेखाएं जा रही हैं। ठीक है ना। तो जिस क्षेत्र से होकर के अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी वो उतना शक्तिशाली होगा। तो यहाँ E1 अधिक बड़ा है, अधिक है E2 से, E2 अधिक है E3 से, और E3 अधिक है E4 से। ठीक है ना। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे का पॉइंट हम समझते हैं। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। पांचवा पॉइंट है 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर, या लिखो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि इस दशा में, स्थिति में, कंडीशन में, इस दशा में वैद्युत बल रेखाएं 2 वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। दोस्तों किसी का जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा एक ही होगी, 2 नहीं हो सकती। मान लीजिए एक बल रेखा ऐसी है, एक बल रेखा ऐसी है, तो ये एक दूसरे को कभी भी इस प्रकार से नहीं काटेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा खींचने पर 2 हमारे क्षेत्र उत्पन्न होंगे, देखने को मिलेंगे। अब जिसके 2 वैद्युत क्षेत्र हों ये पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है ना। तो क्या समझे, कभी भी एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, ये एक दूसरे को कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में नहीं काटेंगी।
ये एक ही दिशा में जाएंगी। अगर ऐसे कर्व बनाती हुई जा रही हैं तो ये ऐसे जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि इस दिशा में, इस कंडीशन में उसके वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी और वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उसकी एक ही दिशा होती है। तो दोस्तों आज ये हमारा चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, इसके वैद्युत बल रेखाओं के हमारे यही गुण हैं, 5 हमने आपको कराए, ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों ये हमारी जो पार्ट 1 है उसकी थ्योरी फिनिश हो जाती है। अब इसके आगे इसके जो न्यूमेरिकल हैं उनको हल कराया जाएगा। अगली वीडियो आपको इसके न्यूमेरिकल हैं उनकी मिलेगी, और न्यूमेरिकल हमारे सीक्वेंस में 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी हमारे न्यूमेरिकल